गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत खुशी के साथ आपको सूचित किया जाता है मॉक टेस्ट पेपर 1 ICAI ने रिलीज़ कर दिया है फॉर जून 23 अटेम्प्ट। आपके अटेम्प्ट के लिए मॉक टेस्ट पेपर 1 आ गया है और आप जानते हैं MTPs RTPs बहुत क्रूशियल है, तो हम आज इसे क्लास में सॉल्व करेंगे मॉक टेस्ट पेपर 1 को। मॉक टेस्ट पेपर है, कंप्लीटली पेपर पैटर्न पर है। इंस्ट्रक्शंस देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी, अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ रिमेनिंग 5। ऐसा आपने पहली बार पढ़ा है? हाँ नहीं, ये पढ़ के आप बड़े हुए हैं। हर मॉक टेस्ट में आपने यही पढ़ा है, यही पैटर्न है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी एनी 4 आउट ऑफ 5। उसके बाद वेयर एवर नेसेसरी suitable assumptions should be made। हम लोग लिखते हैं ना बहुत जगह नोट, suitable assumptions should be made and disclosed by way of note forming part of the answer। तो ये इस्टेब्लिश्ड है कि अकाउंट्स के अंदर नोट तो देना ही पड़ता है जहाँ क्वेश्चन क्लियर नहीं है। इंस्टीट्यूट साफ साफ टॉप पे लिख रहा है, आप इजीली नोट दें, कोई चिंता ना करें, लेकिन उस नोट को वर्किंग नोट का हिस्सा ना बनाएं। इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर एंड वर्किंग नोट्स शुड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर। टेस्ट सीरीज़ अप्रैल 23 में रिलीज़ हुई हैं, तो जून 23 अटेम्प्ट के लिए मैक्सिमम मार्क्स 100, टाइम अलाउड 3 आवर्स। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, ट्रू फॉल्स मार्क कीजिए। Concept of conservatism when applied to balance sheet results in understatement of assets। True, yes, it is true। Conservatism में हम हमेशा कौन सी वैल्यू को लेते हैं? लोअर वैल्यू। जैसे आपने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन क्राइटेरिया पढ़ा, इन्वेंट्री टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज़ लोअर। आप अकाउंट्स में कभी भी दो में से चूज़ करेंगे, लोअर अमाउंट चूज़ करेंगे ड्यू टू कंजर्वेटिज्म। और क्योंकि हम हमेशा कम वैल्यू चूज़ कर रहे हैं, तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? एसेट्स जो हैं वो अंडरस्टेटेड रहते हैं, उनकी वैल्यू कम रहती है। सेकंड स्टेटमेंट ट्रू, ये आपके मॉक टेस्ट में भी स्टेटमेंट आई हुई है। अगर आप सिनेमा हाउस बना रहे हैं, एक सिनेमा हॉल आप बना रहे हैं, उसकी वजह से आपने कुछ हट्स को डिमोलिश किया, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से ये जो आपका खर्चा है डिमोलिश करने का, कोई चीज़ आपने डिमोलिश करी है और फिर आपने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी है, ये खर्चा एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। इसका मतलब इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? देन थर्ड फॉल्स, और आप इसके आगे क्या लिखोगे? दोनों की डेफिनेशन आएगी अब। सो इज अकाउंट करंट एंड करंट अकाउंट सेम? नो, इट इज़ फॉल्स। अकाउंट करंट इज अ रनिंग स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस between the parties to calculate the amount of interest due, and current account is a kind of account which is opened with the bank। current account वही होता है जो आप बैंक के साथ खोलते हो, तो it is a kind of account which is opened with the bank, and account current is running statement of transactions between parties to calculate the amount of interest due as on a particular date। Then point number 4, it is true, अगर ड्यू डेट जो बिल की आ रही है वो अकाउंट के डेट के बाद है, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रेडिंग इंटरेस्ट। रेडिंग इंटरेस्ट कहाँ आता है? मान लो आपने अकाउंट करंट बनाया 31 मार्च तक, लेकिन एक बिल रिसीवेबल है जिसकी ड्यू डेट आ रही है 30 अप्रैल। अकाउंट करंट की डेट 31 मार्च,
BR की डेट 30 अप्रैल, आप ड्यू डेट से आगे जा रहे हो तो उस केस में क्या आता है, रेड इंक इंटरेस्ट। तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, आपको फॉल्स क्यों लगा? भूल गए, कोई बात नहीं, अब तो याद आ गया। अकाउंट करंट की डेट से आगे जाएंगे तो इंटरेस्ट कौन सा होगा, रेड इंक इंटरेस्ट। पॉइंट नंबर 5 का आंसर आप मार्क करो, ये दिस इज फॉल्स। एंड डेथ के समय पर जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, फर्म गेट्स पॉलिसी अमाउंट। तो यहाँ पे जो शब्द सरेंडर वैल्यू आया हुआ है वो गलत है, मिलती है फर्म को पॉलिसी अमाउंट एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। पॉलिसी अमाउंट या इसको हम बोलते हैं अश्योर्ड वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत खूबसूरती के साथ इंस्टीट्यूट ने ट्रू फॉल्स में पूछा है ये जब मैं सिखाती भी हूँ तो मैं बारी बारी ये चीज़ बोलती हूँ, बारी बारी कि प्लीज़ ये ध्यान रखना, डेथ के समय पॉलिसी अमाउंट, रिटायरमेंट के समय सरेंडर वैल्यू, क्योंकि ये एक एरिया ऑफ मिस्टेक है और इसीलिए ICAI ने ट्रू फॉल्स में इसे पूछ लिया है। तो एक बार लास्ट टाइम फिर से बोल दो, डेथ के समय पॉलिसी अमाउंट, रिटायरमेंट के समय सरेंडर वैल्यू, एडमिशन के समय JLP है ही नहीं, JLP पिक्चर में कब आती है, रिटायरमेंट और डेथ में, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 फॉल्स। अगर आप लॉस इनकर कर रहे हैं तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसा सोच सकते हैं कि चलो डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट ना दें, इसीलिए डिबेंचर के इंटरेस्ट को क्या कहा जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो हमारा आंसर भी वो होगा, डिबेंचर इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज़ टू बी पेड इवन इन केस ऑफ लॉसेस। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में ही बताया था, ये हमेशा चैप्टर नंबर 1 से आता है, जो हमारा थ्योरी चैप्टर है, थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन, उसे हम पार्टनरशिप के बाद करेंगे। तो ये तो फिक्स्ड है, फर्स्ट का बी पार्ट तो वहीं से आना है, ये तो थ्योरी फिक्स्ड है 4 मार्क्स की। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से 4 नंबर की थ्योरी आएगी, तो उस 4 नंबर के लिए ना चैप्टर बहुत बड़ा है, तो कोई स्टूडेंट सोचता है कि छोड़ो 4 के लिए क्या पढ़ेंगे, 4 नंबर जाने दो, कोई बच्चा कहता है पढ़ ही लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए जाते हैं, टू हार्मोनाइज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हार्मोनाइज मतलब सारी कंपनीज एक ही तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो करें। अगर हम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं तो हम किसी भी कंपनी का P&L उठा लें, या तो उसने SLM लगाया हो या WDV या प्रोडक्शन यूनिट, ऐसा नहीं हो कि वो चौथा कोई मेथड लगा रही है। आप इंडिया में कोई भी कंपनी का P&L उठा लीजिए, कैसे डेप चार्ज हुआ होगा, SLM, WDV और प्रोडक्शन यूनिट्स। तो टू हार्मोनाइज दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स which results in better preparation of financial statements। ये हमारा छोटा सा आंसर है। आगे आते हैं हम, क्वेश्चन फर्स्ट का सी पार्ट सब्सिडरी बुक से आया है इस बार, प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन जाएंगी, क्रेडिट परचेज का रिटर्न। पहले ज़रा ढूंढिए कौन कौन सी ट्रांजैक्शन पोस्ट होंगी, पहली और तीसरी, तो हम इसको नंबरिंग कर दें। ये है फर्नीचर डीलर के अकाउंट्स, तो क्या पहली ट्रांजैक्शन आएगी, यस। हमने क्या रिटर्न किया है, टेबल। टेबल इज़ अ पार्ट ऑफ फर्नीचर, तो ये तो रिकॉर्ड होगा सब्सिडरी बुक में। सेकंड कैश परचेज है, क्या परचेज रिटर्न बुक में आएगा, नहीं, ये कहाँ जाएगा, कैश बुक में जाएगा। ये संयम याद आ रहा है, ये तुमने मॉक टेस्ट में डाला है बुक के अंदर, तो ये बुक में नहीं जाएगा, कैश वाला जो है वो हमारी बुक के अंदर नहीं जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट
रिटर्न टू खन्ना फर्नीचर्स 5 डाइनिंग टेबल, यस ये टेबल्स रिटर्न हो रही हैं, ये जाएंगी. रिटर्न 1 प्रिंटर, एसेट्स का रिटर्न हमारी परचेज रिटर्न बुक के अंदर नहीं जाएगा. सिर्फ रिटर्न किसका जाएगा? गुड्स इन ट्रेड का, एसेट्स का नहीं जाएगा. तो चलो ज़रा जल्दी से बनाते हैं परचेज रिटर्न बुक. क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट हमें बनानी है परचेज रिटर्न बुक. कितने कॉलम्स होते हैं सब्सिडरी बुक में? 4. डेट, पर्टिकुलर्स, आपका लेजर फोलियो और अमाउंट. अमाउंट आप 2 बनाएंगे अगर ट्रांजैक्शंस बहुत होंगी. यहाँ पे कम ट्रांजैक्शंस हैं तो सिंगल कॉलम अमाउंट का बनेगा. अगर ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं तो इनर कॉलम भी बनेगा, आउटर कॉलम भी बनेगा. अभी सिर्फ 4 कॉलम्स हम बनाएंगे. पर्टिकुलर्स कॉलम हमेशा सबसे बड़ा होगा, सारी डिटेल उसी के अंदर हैं क्योंकि सबसे पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे हम 4 जनवरी वाली. फोर्थ जनवरी को जो हम रिटर्न कर रहे हैं, क्वेश्चन में डेबिट नोट नंबर गिवन है तो हम भी उसे मेंशन करेंगे. डेबिट नोट 501. रिटर्न जिसको कर रहे हैं उसका नाम आएगा दुग्गल फर्नीचर. हम रिटर्न कर रहे हैं 5 टेबल्स. एट 5000. क्या लग रहा है 5000 ईच है या टोटल है 5000? कि 5 टेबल 5000. अब ये ना ईच है, ये जैसे ये एट अ रेट आएगा ना, सो एट अ रेट मीन्स दिस इज ईच. सो 5 टेबल्स एट अ रेट ऑफ 5000 रुपीज़ ईच, तो हमारा अमाउंट हो जाता है 25,000. तो फिर आप टोटल मानोगे उसे, टोटल अमाउंट. ऐसे ही सेकेंड ट्रांजैक्शन नोट करते हैं. 16 जनवरी, डेबिट नोट 502. आप डेबिट नोट के लिए एक काम और भी कर सकते हो. आप अगर ऐसे ना लिखना चाहो, आप यहाँ पे एक कॉलम बना सकते हो डेबिट नोट नंबर का. तो वहाँ पे डेबिट नोट नंबर आ जाएगा और आगे आपके पर्टिकुलर्स आ जाएंगे. तो आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बना सकते हो. दोनों तरीके से करेक्ट है. ये हमारे हैं खन्ना फर्नीचर. फाइव डाइनिंग टेबल्स. At 4,500 each.
22,000, 22,500। लीजिए बन गई हमारी बुक। लास्ट में टोटल करना ज़रूरी है। टोटल परचेज रिटर्न्स दिखाएंगे ये पूरे साल की, तो हमारे पूरे ईयर की परचेज रिटर्न्स हैं 47,500 की। और कुछ इसमें लिखेंगे? यस, लास्ट में नोट। मैंने कीर्ति का आंसर ग्रुप पर शेयर भी किया था कि बेस्ट प्रेजेंटेशन जो है उसमें ये बुक ही बनानी थी हमें, तो ये बुक बनी है और लास्ट में एक हमें नोट देना है, छोटा सा नोट देंगे। उसमें वैसे कीर्ति ने बड़ा नोट दिया हुआ था, हम उसे छोटे से में भी काम चला सकते हैं। नोट आपका सिंगल नोट आएगा, एक ही लाइन का नोट आएगा। रिटर्न ऑफ कैश परचेजेस, return of cash purchases and return of assets. Are not recorded in purchase return book. अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, अब जो आईसीआई ने पूछा। तो एक केस में ए पार्ट में देखो जर्नल एंट्री क्या बनेगी। वन करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी को 1 करोड़ 5 लाख पे ले जाना है, बढ़ाना है ना, तो क्या करें? प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू आर, तो हमारी एंट्री बन गई प्लांट एंड मशीनरी टू आर 5 लाख से। आसान है। 1 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी है, रीवैल्यूएशन 1 करोड़ 5 लाख पे है। जहाँ तक रीवैल्यूएशन अपवर्ड है तो आपको रीवैल्यूएशन रिजर्व देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने सीधा एंट्री बनाई प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। हमारे क्वेश्चन में हम रीवैल्यूएशन सरप्लस लिखेंगे, जो क्वेश्चन में शब्द आएगा ना वही हमारे आंसर में जाएगा। अब देखो सेकंड केस, 1 करोड़ से 85 लाख पे लाना है, डाउनवर्ड है, तो हम रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। रीवैल्यूएशन में है कितने? 10 लाख, तो क्या करें अब? बस हो गया सॉल्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट 10 लाख, पी एंड एल डेबिट 5 लाख, टू आपका प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख। प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी ही आएगा आंसर में, यही अकाउंट ओपन है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी टू रिजर्व रीवैल्यूएशन सरप्लस एंड रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट पी एंड एल डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, क्वेश्चन ने पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन विद रीजन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद जर्नल एंट्रीज। तो हमने जर्नल एंट्री तो बना दी ये दोनों, ये तो पार्ट हो गया, जर्नल एंट्री तो यही बननी है। अब इस हिस्से का क्या करें? एक्सप्लेन द रीज़न। एक्सप्लेन द रीज़न, रीज़न आप क्या दोगे? जहाँ आप अपवर्ड रीवैल्यू कर रहे हो आप सिंपली लिखोगे अपवर्ड रीवैल्यूएशन का इफेक्ट कौन से अकाउंट में जाएगा? रीवैल्यूएशन रिजर्व में। जहाँ पे आप डाउनवर्ड रीवैल्यू कर रहे हो वहाँ पर आप सेंटेंस दोगे सिंस इन रीवैल्यूएशन सरप्लस ओनली 10 लाख बैलेंस इज अवेलेबल, रिक्वायर्ड 5 लाख इज टेकन फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट। मतलब ये जो एक्सप्लेन विद रीज़न है इसमें अलग कुछ नहीं करना, जो आपने किया है उसी को शब्दों में लिखना है, नरेशन में नहीं लिखना। नरेशन यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अब रीज़न लिखोगे ना आप उसमें सब कुछ आ गया। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। कैश बुक ऑफ कृष्णा ट्रेडर्स शोड अ
डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस फेवरेबल और अनफेवरेबल? फेवरेबल। सिंपल सा केस है, मूविंग हैंड कौन सा रहेगा? कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस हमारे पास है, इट डज नॉट अग्री विद द बैलेंस एज पर पासबुक। आफ्टर चेकिंग यू फाइंड द फॉलोइंग। देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडरकास्ट। अंडरकास्ट मतलब कम लिखना। अगर आप पेमेंट साइड कम लिखते हो, फोकस पेमेंट साइड कम पे नहीं करना, कहीं तुम करो पेमेंट साइड कम। पेमेंट साइड अगर कम है तो कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है ना। अगर आप पेमेंट्स कम दिखाओगे तो अगर पेमेंट साइड अंडरकास्ट है तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। ये हमारे दो हाथ ट्रांजैक्शन से नहीं हिलाना, बैलेंस से हिलाना है। पेमेंट साइड अगर अंडरकास्ट है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है। अब मूविंग हैंड कैश बुक है, कैश बुक से पासबुक तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो ये हो गया हमारा माइनस। और कहीं अगर आपने ट्रांजैक्शन कर दी, पेमेंट साइड अंडरकास्ट, ट्रांजैक्शन नहीं, ये हाथ बैलेंस के हैं, कैश बुक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस। पेमेंट साइड अगर कम है, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है, कैश बुक से पासबुक तक आना है, क्या करना पड़ेगा? माइनस। 24,000 माइनस। नेक्स्ट, अ चेक ऑफ 1,70,000 इशूड वॉज नॉट टेकन इन दी बैंक कॉलम। ये हमने पढ़ लिया है पहले ही। नॉट टेकन इन दी बैंक कॉलम मतलब हमने तो रिकॉर्डिंग करी नहीं। इसका मतलब हम ये मानेंगे ना बैंक में हुई है, चेक प्रेजेंट हो चुका है, बैंक में रिकॉर्डिंग हो चुकी है, हमने रिकॉर्डिंग करी नहीं है, पासबुक का बैलेंस कम है, तो कैश बुक से पासबुक तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। माइनस 170, क्योंकि चेक इशूड है, पासबुक का बैलेंस कम है। नेक्स्ट, डेबिट बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। ये तो हमने कितना ही कर लिया, बता दो प्लस होगा कि माइनस? प्लस। कितने से? 74 से। यस। अभी माइंड में लेकर आओ, डेबिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड पे लिखा था बाय बैलेंस CD। आपके माइंड में ये पिक्चर बनेगी, डेबिट बैलेंस मतलब बाय बैलेंस CD। इसको ब्रॉड फॉरवर्ड करना था, हमें लिखना था टू बैलेंस BD। गलती हो गई, हमने ये तो लिखा नहीं, हमने क्या लिख दिया? बाय बैलेंस BD। ये गलत लिख दिया, लिखना था डेबिट साइड पे। अगर डेबिट साइड पे लिखना था और आपने नहीं लिखा तो कैश बुक के बैलेंस का क्या हुआ? कम के ज़्यादा? आपको रिसीट साइड पे लिखना था, वो तो आपने लिखा नहीं, और आपने कहाँ लिख डाला है? पेमेंट साइड पे। अगर आप पेमेंट साइड को ज़्यादा कर दोगे तो कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा। कैश बुक का बैलेंस कम है, कैश बुक से पासबुक तक आना है, बढ़ाना पड़ेगा। कितने से बढ़ाओगे? 74,000 से। ठीक है, अब तक मैं कौन सा आंसर डिलीट कर दूँ? कोई नहीं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, out of the total checks amounting to 84,000, checks aggregating 57,000 were encashed in March. Encashed का मतलब क्या था? Presented. 84 में से 57 के प्रेजेंट हो गए, तो issued but not presented कितने हैं? 27। क्या करें? ऐड। कैश बुक से शुरू करा हुआ है हमने, तो कैश बुक का बैलेंस कम है, कैश बुक से पासबुक तक जाना है, प्लस कितना बता रहे थे? 27। फिर पॉइंट नंबर 5 तो बच्चों वाला है, बोलो। डिविडेंड ऐड, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, वन चेक इशूड टू अ क्रेडिटर वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। चेक इशूड टू अ क्रेडिटर, पासबुक 258 से कम, कैश बुक 258 से कम, फिर 258 से कम। तो कैश बुक से पासबुक पे जाना है, ऐड
सिंगल 258 के 2 बार 258? सिंगल, सिर्फ एक बार ऐड करेंगे क्योंकि एक बार तो लिखना ही था, गलती सिर्फ एक बार की हुई है। तो यहाँ पे प्लस 258। पॉइंट नंबर 7, नो एंट्री, यस वेरी गुड। पॉइंट नंबर 7, डेटर मिस्टर ए deposited the check into the bank directly in the month of March। मुझे आपसे फीस के पैसे आने थे, आपने मुझे तो बताया नहीं, सीधा पेमेंट कहाँ कर दी? ऑनलाइन। और आपने ना मुझे कोई मैसेज किया ना कुछ, आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी। मुझे तो कोई इंटीमेशन मिला नहीं, तो मैंने तो कैश बुक में रिकॉर्ड किया नहीं, लेकिन बैंक ने रिकॉर्ड किया होगा, उसके पास पेमेंट आई है। लेकिन आगे जाके क्या हुआ? ये चेक डिसऑनर हो गया। इसका मतलब बैंक ने भी रिकॉर्ड नहीं किया, हमने भी रिकॉर्ड नहीं किया, ना तुम गलत ना हम गलत, तो कोई भी गलत नहीं है, वक्त भी गलत नहीं है यहाँ पे, ना तुम गलत हो ना हम गलत हैं। बीआरएस में ये ट्रांजैक्शन आएगी ही नहीं, क्योंकि ना इसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में हुई ना इसकी रिकॉर्डिंग पासबुक में हुई। ठीक है, पॉइंट 7 पर हम क्या डालेंगे? लास्ट में नोट डालेंगे कि ये बीआरएस के अंदर नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 8, चेक 10,000 का डिपॉजिट हुआ लेकिन डिसऑनर हो गया और ये पता चला 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को क्या हुआ वो हमें नहीं देखना, 31 मार्च को क्या था वो देखना है। तो 31 मार्च को ये था कि डिपॉजिट हुआ था लेकिन क्लियर नहीं हुआ था, तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, माइनस 10,000। बैंक पेड क्रेडिट कार्ड बिल, वेरी इजी, माइनस। पासबुक का बैलेंस कम है, बैंक ने पेमेंट करी है, कैश बुक से पासबुक पे जाना है, माइनस। पॉइंट नंबर 10 ध्यान से, बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड। पासबुक में जब क्रेडिट होता है तो पासबुक का बैलेंस बढ़ता है। बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड check of 50,000 of other customer in our account। किसी और के अकाउंट में पैसा हमारे अकाउंट में आ गया, आपने चुपचाप थोड़ा सा डांस कर लिया कि बहुत बढ़िया, 50,000 आपके अकाउंट में आ गए, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है, कैश बुक वहीं पर है, क्या करें? बढ़ा देते हैं प्लस। इतना खुशी खुशी आप इसको बढ़ाओगे, प्लस 50,000। तो इसको तो ना वैसे ही याद कर लेना एंट्री को। अगर हमने कैश बुक से स्टार्ट किया है और बैंक ने किसी और का पैसा हमारे अकाउंट में डाला, हमें इतनी खुशी है ना कि हम सिर्फ क्या करने वाले हैं? प्लस। तो ये ध्यान रहे कि ये हमें प्लस ही करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 ध्यान से, ये सारी एंट्रीज हम क्वेश्चंस में कर चुके हैं और आईसीआई ने क्या किया है? सारे क्वेश्चन में से ट्रिकी एंट्री निकाल के क्वेश्चन बना दिया है। तो देखो ये वाला, बैंक ने चेक क्रेडिट किया 4,000 का सेविंग्स अकाउंट के अंदर, जबकि करना कहाँ था? करंट अकाउंट में। क्रेडिट मतलब पैसा मिलना, इसका मतलब हम तो कैश बुक में एंट्री कर चुके हैं, बैंक ने एंट्री नहीं करी। सेविंग्स में करी, इसका मतलब नहीं करी ना, करनी कहाँ थी? करंट में करनी थी। हम एंट्री कर चुके हैं, बैंक ने एंट्री नहीं करी। कैश बुक से पासबुक पे जाना है, क्या करेंगे? माइनस। 1,000 डिस्काउंट रिसीव्ड। अब क्योंकि हम लोग कैश बुक की प्रैक्टिस कर चुके हैं, ट्रिपल कॉलम कैश बुक की प्रैक्टिस करी थी हमने, डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ पे एंटर होता है? क्रेडिट साइड पर, है ना, कि डेबिट पे? क्रेडिट पे। क्रेडिट में आपने ये कॉलम बना रखे थे, कैश बैंक डिस्काउंट। डिस्काउंट के अंदर लिखना था 1,000 रुपये, हमसे गलती हो गई, हमने बैंक वाले कॉलम में लिख दिया। और ये कौन सी साइड चल रही है? क्रेडिट साइड चल रही है। क्रेडिट साइड पे अगर आपने कुछ रिकॉर्ड कर दिया, पेमेंट आपने ज़्यादा डाल दी, तो बैंक का बैलेंस, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड है ना, 1,000 डिस्काउंट रिसीव रॉन्गली एंटर्ड इन बैंक कॉलम, ये 1,000 यहाँ जाना था, आपने यहाँ डाल दिया क्रेडिट साइड पे। बैंक में आपने पेमेंट दिखाई है तो बैंक का बैलेंस कम हो गया ना, समझ पा रहे हो?
क्रेडिट साइड पे रिकॉर्डिंग हुई है, बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्डिंग हो गई, क्रेडिट साइड पेमेंट की है, आपने 1000 रुपये पेमेंट दिखा दी, पेमेंट दिखाते ही बैलेंस कम हो गया। मूविंग हैंड कैश बुक, कैश बुक से पासबुक तक जाना है, क्या करना पड़ेगा, +1000। अभी तुम्हारा माइंड क्या बोलने वाला है, डिस्काउंट रिसीव्ड +1000, ऐसे थोड़ी होता है। अकाउंटिंग देखो क्या हो रही है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड पे जा रहा है 1000 रुपये, आपने डिस्काउंट कॉलम में ना डाल के बैंक कॉलम में डाल दिया। फिर से देख लो बड़ी स्क्रीन पे, 3 कॉलम बने हुए हैं, कैश बैंक डिस्काउंट। डिस्काउंट जब मिलता है तो वो इस साइड पे जाता है, क्रेडिट साइड पे, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है हमारी। अब आपने यहाँ ना डाल के यहाँ डाल दिया, तो डिस्काउंट रिसीव्ड तो इनकम है, लेकिन बैंक के लिए तो ये पेमेंट हो गई ना। तो अगर बैंक से आपने पेमेंट कर दी तो आपकी कैश बुक का बैलेंस तो कम हो गया। अब आपका मूविंग हैंड कैश बुक है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो ये हमारी एंट्री हो गई +1000। एंड लास्ट, लास्ट तो बहुत आसान है, बोलो क्या करें, माइनस। अब देखो ज़रा करेक्ट आंसर, 1051, यस, 10,51,000 इज़ करेक्ट। संयम भी और भी कई स्टूडेंट्स ने निकाला था, बिल्कुल सही, 1051। सबके लिए क्लैपिंग, सबके लिए, क्योंकि जो भी आपने गलत निकाला वो अब आपने सीख लिया। अच्छा, आपकी जो गलती थी उस पर ट्रिपल स्टार लगाओ, वहाँ आपके एमटीपी के अंदर अपनी अपनी गलती पे स्टार लगाओ, उसको रिवाइज करना है बारी बारी। जो जो पॉइंट्स आपने गलत किए उसको बारी बारी रिवाइज करेंगे ताकि 24 जून को गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए पार्ट इज कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट कितने नंबर लेकर के आया है, 10। पूरा पूरा अंदाज़ा लगा के चलें, 10 मार्क्स का कंसाइनमेंट पेपर के अंदर होगा। और हमें क्या क्या बनाना है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, लॉस निकालना है, स्टॉक निकालना है, मतलब वर्किंग नोट की जगह अब फाइनल आंसर का हिस्सा बनेगा। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था इस टाइप का एक ही क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट उसी को बारी बारी घुमा घुमा के पूछता है। सेम क्वेश्चन है, पहले आपके लिए चॉकलेट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन लेके जाएगा इसमें चॉकलेट। बिल्कुल सेम हम कर चुके हैं। हो गया क्या, आ जाओ। रफ किया यहाँ पर तो फेयर कर देना, बना कर लिया ना तुमने, आ जाओ। तो बरखा ने फटाफट सॉल्व कर लिया है, किया तो यहीं पर है क्योंकि क्वेश्चन तो अभी आया उसके सामने।
ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग, एक एक वर्ड, अमाउंट सब क्लियर है। तो उम्मीद है सबको याद आया होगा कुछ कुछ। नया प्राइस निकालेंगे स्टॉक के लिए, एबनॉर्मल लॉस जैसे वैल्यू हो रहा है वो वैसे ही होगा। आप लोगों ने कॉपी किया था कि सोचा था कि कॉपी करने में लगे हो? कॉपी नहीं करना, सोच सोच के करो क्या आंसर बनेगा। तो आपने इनटू में कॉस्ट करना है पहले, और फिर जो भी खर्चा प्रोपोर्शनेट होगा।
Yes, now it is correct. Abnormal loss 14,000, net loss 5. Yes, absolutely correct. 1,30,180 रुपीज़ का प्रॉफिट है. एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया. एक बार ज़ोरदार क्लैपिंग हो जाए बरखा के लिए. वेरी गुड. बरखा, ये आपकी चॉकलेट. अच्छा, बरखा कह रही है मैम वो एबनॉर्मल लॉस मेरा गलत था, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे ठीक तो कर ही दिया था. तो बरखा, आपकी चॉकलेट. और एक और चॉकलेट है आपकी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन के लिए. वेरी गुड. बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन. ठीक है, तो देखिए भाई, बहुत ही सुंदर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया. देखो इस क्वेश्चन में, ये अपने आप में एक लौता क्वेश्चन है. सेम टाइप का आईसीआई बारी बारी बनाता रहता है. कभी उसको शुगर का सामान कर देगा, कभी ऑयल हो जाएगा, बस क्वेश्चन सेम है. क्वेश्चन में क्या खास बात है? कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस. जहाँ तक एबनॉर्मल लॉस की बात होती है, क्योंकि वो लॉस कभी कभी होता है, हमें पता भी नहीं होता, उसकी वैल्यूएशन तो सिंपल तरीके से होती है. हमारे इस क्वेश्चन में 400 kgs लॉस्ट हैं, तो 400 kgs का कॉस्ट प्राइस 30 रुपीज़ और साथ ही साथ एक्सपेंसेस 2000. अच्छा, एक बार फिर से याद कर लें, हम एबनॉर्मल लॉस के केस में जो भी एक्सपेंस को ऐड करते हैं, देयर इज़ नो रूल. रूल कोई नहीं है. सिस्टम क्या है? जो भी खर्चा इन यूनिट्स पे इनकर हुआ है वो ऐड होगा. वो प्रीमाइसेस पे पहुंचने के बाद, प्रीमाइसेस पे पहुंचने से पहले. ये रूल किसके लिए है? इन्वेंट्री की वैल्यू के लिए. एबनॉर्मल लॉस के लिए कोई रूल नहीं है, जो खर्चा हुआ है वो ऐड करेंगे. तो 5 रुपये की फ्रेट का खर्चा इन पे भी हुआ है, हमने ऐड कर दिया.
इंश्योरेंस क्लेम मिला है 9, तो नेट लॉस 5 आ गया। इसको कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखाओगे, आपकी चॉइस है, या तो बाय अब नॉर्मल लॉस 14 लिखोगे या फिर आप लिखोगे बाय बैंक 5000 बाय P&L 9000, कैसे भी आप लिख सकते हो। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे आप टोटल लिखो। अब उसके बाद दूसरी चीज़, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की मिक्सिंग हो गई है, ये सिर्फ एक ही चीज़ को इफ़ेक्ट करता है, वो है वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। और कहीं इस क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सारा क्वेश्चन आप बिल्कुल रेगुलर इसको चलाओगे। आपने GSOC लिखा है, कंसाइनर का खर्चा लिखा, कंसाइनी का खर्चा लिखा, कंसाइनी की कमीशन लिखी, कंसाइनी की सेल्स लिखी, बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन चल रहा है। नॉर्मल एबनॉर्मल की मिक्सिंग का इम्पैक्ट सिर्फ कहाँ आएगा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन पे। अब इसके लिए क्या करना है, जैसे ही नॉर्मल लॉस आएगा आप क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कॉस्ट प्राइस। न्यू कॉस्ट प्राइस कैसे निकालना था, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में कौन से खर्चे लेने हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल द गुड्स रीच प्रीमाइसेस ऑफ द कंसाइनी, क्योंकि इस समय फोकस है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के ऊपर। तो खर्चा कौन सा होगा, प्रीमाइसेस पे पहुंचने से पहले। तो हमने यहाँ पे देखा ये तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट है, ये तो लेना ही है। और खर्चा हमारा कौन सा हो रहा है, ये फ्रेट का। तीसरा खर्चा एडवर्टीजमेंट और रेकरिंग का हो रहा है, लेकिन वो कंसाइनी के पार्ट पर है, वो इन्वेंट्री में नहीं आएगा। दोनों खर्चों को ऐड करोगे, टोटल कॉस्ट को डिवाइड किया जाएगा रिमेनिंग यूनिट से। रिमेनिंग यूनिट का क्या मतलब था, टोटल यूनिट्स माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस 100 यूनिट का है, तो रिमेनिंग यूनिट्स 14,900 kg। यहाँ से आपने कॉस्ट निकाली 35.24, इस पर आप इन्वेंट्री को वैल्यू करोगे। इन्वेंट्री हमारी आ रही है आई थिंक 7,000 kgs, 7,000 इंटू 35.24। बस हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। हुई कुछ दोस्ती, आपने दोस्ती करनी है। मार्केट में इसको बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन माना जाता है, इसीलिए फाउंडेशन वाला बच्चा बड़ा परेशान होता है, इसमें हाय हाय क्या ही क्वेश्चन है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस मिक्स हो के आया है। तो आपने दोस्ती करनी है, ये क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कि इसमें दिक्कत क्या है। सिर्फ इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, इन्वेंट्री पे। न्यू प्राइस निकालेंगे, न्यू प्राइस पे इन्वेंट्री वैल्यू करेंगे। स्टूडेंट इसलिए भी परेशान है क्योंकि तुम ज़रा इंस्टीट्यूट का आंसर देखो। किसने बोला यस? बच्चा इससे परेशान है क्योंकि इंस्टीट्यूट का ये वर्किंग नोट देखो ज़रा। सेल्फ स्टडी वाला तो मारा गया, ये करना क्या चाहते हैं। अल्टीमेटली 246690, हमारा स्टॉक क्या था 246680, वो डेसिमल के वैल्यूएशन की वजह से ये डिफरेंस इसके अंदर आएगा। तो आप इसको देख के आंखें बंद कर लेना, हरि ओम हरि ओम। ऐसी चीज़ें तो हम देखते ही नहीं, सिर्फ अपना आंसर हम देखेंगे। और सही आ गया है 130190, इनका है, हमारा 80 है। 10 रुपीज़ का फ़र्क है वो डेसिमल की वजह से। बोलो क्वेश्चन क्लियर? अब अगर पेपर में आया तो अब भी घबराओगे नहीं, अब तो सॉल्व हो जाएगा ना। ठीक है, तो MTP को ना हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की मुलाकात समाप्त। चलिए, थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।